सो अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल है 2022 मई और जून अटेम्प्ट वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। दो पार्ट में अमेंडमेंट्स डिवाइडेड है। एक अमेंडमेंट जो नोटिफिकेशन के थ्रू आया है वो, और एक जो अमेंडमेंट सर्क्यूलर के थ्रू आया वो। सर्क्यूलर्स अमेंडमेंट नहीं होते हैं, सर्क्यूलर सिर्फ क्लेरिफिकेशंस होते हैं कि ये लॉ में अगर कुछ डेफिनेशन बराबर नहीं है, कुछ पॉइंट पे क्लेरिफिकेशन चाहिए तो सीबीआईसी इशू करता है। और जो अमेंडमेंट होता है वो लॉ चेंज करता है, एक्ट में चेंजेस आते हैं, दैट इज बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। सो जो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट आया है आप लोगों के, जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो क्लेरिफाई किया है, अमेंडमेंट लाया है, वो एकदम सिंपल से अमेंडमेंट है। एग्जेम्पशन सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में कवर्ड है, और वो जो एग्जेम्पशन है वो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 से इंप्लीमेंट किया है। सो ये जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 में गवर्नमेंट ने लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विसेज बताया है। ये सर्विसेज अपन ने क्लास में पढ़ा होएगा, अगर पढ़ा है तो गर फट बियर फटफ डॉक्टर लॉयर वो वाला लिस्ट, बराबर है। यस Yes, सर। sir. अब उसमें तीन अमेंडमेंट है, मतलब तीन एंट्रीज थी पहले से ही। वो एंट्रीज लैप्स होने वाली थी, मतलब वो एग्जेम्पशन डिलीट होने वाला था। एक एंट्री है, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अगर आप लोग कर रहे हो फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अगर आप लोग कर रहे हो फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बाय एयरक्राफ्ट और बाय वेसल। सो अगर मैं ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हूं और मेरा शिपिंग कंपनी है जो इंडिया से इंडिया के बाहर गुड्स एक्सपोर्ट करता है, सो मिस्टर ए ने मुझे अपॉइंट किया एज अ ट्रांसपोर्टर और उसने मुझे बोला है कि मेरा गुड्स जो है वो यूएसए में डिलीवर करने का है। सो अगर इंडिया से गुड्स यूएसए डिलीवर करने का है और अगर मैंने ट्रांसपोर्ट बाय एयर या वेसल किया है, तो वो पहले भी एग्जाम था जो अपन क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। बट वो एग्जेम्पशन जो है वो अपना एप्लीकेबल लिमिटेड पीरियड के लिए था। अब वो एप्लीकेबल सितंबर 22 तक कर दिया है। सो बेसिकली अगर ये अमेंडमेंट नहीं आता तो वो एग्जेम्पशन डिलीट हो जाता, बट वो डिलीट नहीं हुआ है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट और वेसल फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया विल बी एग्जेम फ्रॉम टैक्स। वो पहले भी एप्लीकेबल था, अभी भी एप्लीकेबल है। सिमिलरली एक क्लेरिफिकेशन बोलो या एग्जेम्पशन एक्सटेंशन बोलो, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया के अंदर। आर यू गाइस देयर विद मी? यस सर। Yes, sir. सो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बी इट नेशनल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग या कोई भी ट्रेनिंग होएगा पूरे इंडिया में, अगर वो ट्रेनिंग का पैसा, सपोज मैं कोई ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूं, बी इट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बी इट कमर्शियल ट्रेनिंग, बी इट ट्रेनिंग रिलेटेड टू एनीथिंग। सो अगर मैं कोई ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूं कोई ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, और वो ट्रेनिंग के लिए जो मुझे पैसा मिलने वाला है वो गवर्नमेंट देने वाला है, एटलीस्ट 75% और मोर पैसा मुझे अगर गवर्नमेंट बेयर कर रहा है उसका, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होएगा। सो अगर सपोज मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, बीट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, या तो सपोज अभी जो अपना ट्रेनिंग था फॉर वैक्सीनेशन एंड ऑल, अगर वो मैं नॉलेज इंपार्ट कर रहा हूं, और अगर मेरा जो रेम्यूनरेशन है वो 1 लाख रुपीज है, उसमें से 75,000 या उससे ज्यादा पैसा अगर गवर्नमेंट ने बेयर किया एक्सपेंडिचर, तो जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका 75% और मोर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी करता है, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। So such training program will be exempt from tax under GST law. So GST exemption number section number 11 में नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 के थ्रू एग्जेम्पशन लाया है। तीन पहले से एग्जेम्पशन थे, एग्जिस्टिंग थे, उसको इन लोग ने एक्सटेंड कर दिया है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयर और बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एग्जेम्प्ट है। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें 75% और मोर एक्सपेंडिचर सेंटर स्टेट या यूनियन टेरिटरी करता है वो एग्जेम्प्ट है। ये न्यू एग्जेम्पशन है, पहले लॉ में नहीं था, ये अभी ऐड हुआ है। न्यू एग्जेम्पशन क्या बोलता है, जब भी आप रोड पे ट्रक को देखोगे ना बेटा जो गुड्स लेके जाती है, तो बहुत सारे ट्रक पे आपको AIB वर्ड दिखाई देता होगा, बराबर है। AIP दिखाई देता होगा, AIP, बराबर है। AIP यस मतलब ऑल सर। इंडिया परमिट। तो वो जो ट्रक वाला है उसको ऑल इंडिया परमिट मिला हुआ है, मतलब वो कोई भी स्टेट में ऑपरेट कर सकता है। तो वो जो लाइसेंस इन लोग को मिलता है AIP लाइसेंस, ये जो लाइसेंस है वो है ग्रांट ऑफ नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज। ये लाइसेंस ग्रांट करने के लिए गवर्नमेंट अगर कोई फीस ले रहा है तो वो फीस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कोई सुन रहा है?
Yes, sir. बराबर है। सो एआईपी लाइसेंस जो भी होएगा, तो व्हेन यू मेक एन एप्लीकेशन फॉर एआईपी लाइसेंस, वो लाइसेंस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होएगा, दैट इज न्यू एग्जेम्पशन। एंट्री नंबर 61A करके आया है, बट आपको एंट्री नंबर याद नहीं रखना है। एक एग्जेम्पशन है जो पहले एप्लीकेबल था और अभी विड्रॉ हो गया, मतलब नाउ इट इज टैक्सेबल, और ये मैंने बहुत पहले पढ़ाते वक्त भी बोला होएगा कि ये डिपार्टमेंट ही बंद होने वाला है, तो एग्जेम्पशन का क्या करोगे। सो अगर आप लोगों को रेलवे के एसेट्स को यूज करना है, इंडियन रेलवे को कोई एसेट चाहिए, तो एक अलग से डिवीजन बनाया हुआ है, इंडियन रेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये जो इंडियन रेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इन लोग एसेट खरीदता है और इंडियन रेलवे को रेंट पे देता है। सो ये इंडियन रेलवे के दो डिपार्टमेंट हो गए, एक एक्चुअल इंडियन रेलवे और एक उन लोग का फाइनेंस डिवीजन। ये फाइनेंस डिवीजन एसेट्स खरीदता है और इंडियन रेलवे को ही रेंट पे देता है। तो ये एग्जेम्पशन पहले एप्लीकेबल था, अब डिलीट हो गया है। अब बेसिकली वो डिपार्टमेंट ही नहीं है, बट अगर एग्जाम में पूछेगा तो इट इज टैक्सेबल। सो अगर लीजिंग ऑफ एसेट है, सो अगर मैं बोल रहा हूं कि लीजिंग ऑफ एसेट है बाय इंडियन रेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे, तो वो टैक्सेबल हो गया। अगर एग्जाम में पूछेगा तो इट इज टैक्सेबल, बराबर है। सो सेक्शन नंबर Yes, 11 sir. के एग्जेम्पशन 3 है। पुराने एग्जेम्पशन जो अभी भी वैलिड है वो ये है। पूरा नया एग्जेम्पशन जो आया है, ऑल इंडिया परमिट लाइसेंस फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया, जो भी आप फीस पे करोगे टैक्स नहीं आएगा। विड्रॉवल हो गया इंडियन रेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अगर इंडियन रेलवे को एसेट लीज पे दे रहा है, सो नाउ इट इज टैक्सेबल, बट वो डिवीजन ही हट गया है वो अभी। फाइन। सेकेंड एग्जेम्पशन जो नोटिफिकेशन है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, बराबर है। नाउ Yes, sir. ये जो एग्जेम्पशन है ये एंड में पढ़ेंगे, बिकॉज ये सिर्फ प्रोफेशनल और आप लोगों के फाइनल में रिलेटेड है, सो दिस वी विल स्टडी एट द एंड। नेक्स्ट अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एकदम सिंपल सा अमेंडमेंट है, बहुत इजी है। रजिस्ट्रेशन में आप लोगों ने दो सेक्शन पढ़े होंगे, सेक्शन नंबर 29 एंड सेक्शन नंबर 30। Yes, sir. सेक्शन नंबर 29 इज कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सेक्शन नंबर 30 इज रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, बराबर है। सो सेक्शन नंबर 29 में अपन ने ये पढ़ा था कि अगर असेसी खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, या तो ऑफिसर उसका नंबर कैंसिल कर सकता है। असेसी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा व्हेन ही इज नो मोर लाइबल टू रजिस्टर, देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, देयर इज परमानेंट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, और वो रीजंस अपन ने पढ़े ऑलरेडी। डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा अगर मैंने रिटर्न्स फाइल नहीं किया है कंटिन्यूस 6 मंथ्स के लिए, कंपोजिशन डीलर ने कंटिन्यूस 3 क्वार्टर्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है, आपने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट करके लिया था, या आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो लिया था उसका ऑफेंसेस कमिट किया। सो टैक्स कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को पे नहीं किया, आप लोगों ने इनवॉइस रेज नहीं किया बट गुड सप्लाई किया, सो दोज आर ऑफेंसेस। सो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई सुन रहा है? Yes, sir. बराबर है। सो कैंसलेशन मतलब क्या, आपका रजिस्ट्रेशन या तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो कैंसलेशन के लिए, या डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है। अगर सपोज डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो सेक्शन नंबर 30 के अंदर रिवोकेशन के लिए। सो यू कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट कि मेरा जो नंबर कैंसिल किया है वो मेरे को वापस से चाहिए, और मैं लॉ का कंप्लायंस करने के लिए रेडी हूं। तो वो भी अपन ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके रिवाइज कर लेना एक बार, कि रिवोकेशन की कंडीशन है कि आप लोगों को एप्लीकेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, और आप लोगों को एप्लीकेशन देना पड़ता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन। सो अगर ऑफिसर ने 1 अक्टूबर को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, तो वहां से 30 डेज के अंदर अंदर मुझे एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मुझे नंबर वापस से चाहिए। अब पहले इधर ऐसा लिखा हुआ था कि ये जो टाइम लिमिट है इफ रिक्वायर्ड एक्सटेंड हो सकता है, अब इन लोग ने सिंपल सा क्लेरिफिकेशन ऐड कर दिया कि वो एक्सटेंड कैसे होएगा। सो ओरिजिनल टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन इज ओनली 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर, और अगर आपने वो 30 डेज में एप्लीकेशन नहीं दिया, तो आप लोग फिर एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर से एक्सटेंशन ले सकते हो, जो और एक्स्ट्रा 30 डेज के लिए दे सकता है। सो टोटल 60 डेज हो गया, 30 डेज ओरिजिनल प्लस 30 डेज का एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशनल एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर दे सकता है। 60 डेज के अंदर आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, बट नेक्स्ट 30 डेज अगर इसने एक्सटेंशन दिया तो 60 डेज हो गया, आपके पास जेन्युइन रीजन है कि आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया,
तो आप लोगों को और एक्सटेंशन चाहिए तो कमिश्नर दे सकता है फॉर फर्दर 30 डेज। सो अगर ये एक्सटेंशन मिल गया तो 90 डेज का टाइम है आप लोगों के पास रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। नहीं मिला तो ओनली ओरिजिनल 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन। एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर एक्स्ट्रा 30 डेज दे सकता है, कमिश्नर और एक्स्ट्रा 30 डेज दे सकता है, टोटल 90 डेज विद एक्सटेंशन। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. बराबर है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आया है वो इनवॉइस अंडर जीएसटी आया है। बराबर है। अब ये सुन लेना प्लीज, जिन लोग नवंबर दिसंबर लास्ट अटेम्प्ट दे चुके 2021, उन लोग ने अगर वही बैच ज्वाइन किया था तो उन लोग ऑलरेडी मेरे लेक्चर में सुन चुके होंगे। और अगर नहीं ज्वाइन किया था तो बेटा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपने वो वीडियो है, अमेंडमेंट्स का अलग से वीडियो है फॉर दिसंबर 21 अटेम्प्ट, उधर तक के अमेंडमेंट ऑलरेडी है। तो वो वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, या तो वो वाले लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दो कॉन्सेप्ट इनवॉइस में नए आए थे। ई इनवॉइसिंग का एक कॉन्सेप्ट था और एक डायनामिक क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट था। ई इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है B2B ट्रांजैक्शन में, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में, और उन्हीं लोगों को एप्लीकेबल है जिन लोग का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है। बराबर है। ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ये टर्नओवर लिमिट कोई नया अमेंडमेंट नहीं है, ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है भी ये अमेंडमेंट, जाके देख लेना प्लीज। लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट अक्टूबर में कर लिया था अपन ने। सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट, कोई रिपीट करेगा? एक है ई इनवॉइसिंग और एक है डायनामिक क्यूआर कोड करके। रिपीट करना ना, कौन से कॉन्सेप्ट है? इनवॉइसिंग डायनामिक क्यूआर कोड, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है ओनली B2B ट्रांजैक्शन में, और डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल होता है ओनली B2C ट्रांजैक्शन में। सो अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा हूं या गुड सप्लाई कर रहा हूं तो ये B2B हो गया, तो यहाँ पे ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन मेरे को मैंडेटरी होएगा अगर मेरा टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो। सो ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी। हाउएवर ई इनवॉइसिंग में थोड़े एक्सेप्शंस है, इसमें ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये सब पुराने लॉ में, ये सब पुराना लॉ है। तो यहाँ पे अमेंडमेंट क्या मैं बताता हूं। तो ओरिजिनली ऐसा बोला था कि ई इनवॉइसिंग उन लोग के लिए एप्लीकेबल है जिन लोग का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है और जो B2B ट्रांजैक्शन कर रहा है। बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, बराबर है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो एयर इंडिया पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आता है। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स मतलब आप लोगों का PVR का एग्जांपल है। GTA अपने को मालूम है क्या होता है, SEZ इंश्योरेंस मालूम है। इन लोग को ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। सो फॉर देम ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल इवन इफ अगर उन लोग का टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड हो रहा है तो भी। इसमें और एक ऐड हो गया, दैट इज द अमेंडमेंट। बोलता है कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटीज ई इनवॉइसिंग कभी बना के नहीं देंगे। कोई सुन रहा है? Yes. हाँ। सो यहाँ पे बोला है द सेड नोटिफिकेशन हैज बीन अमेंडेड टू एग्जेम्प्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग। सो पहले 50 करोड़ के ऊपर जिसका भी टर्नओवर चले जाता है उन लोग को ई इनवॉइसिंग बनाना कंपलसरी है। हाउएवर ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन SEZ, इंश्योरेंस, बैंक, GTA इन लोग को एप्लीकेबल नहीं है। अब वो लिस्ट में गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऐड हो गया। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, ई इनवॉइसिंग फॉर देम इज नॉट मैंडेटरी इवन इफ देयर टर्नओवर एक्सीड ₹50 करोड़। परफेक्ट है, बराबर है। प्लीज आंसर देना यार, कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट प्रोविजन है ई वे बिल से रिलेटेड, इनवॉइसिंग चैप्टर का ये ई वे बिल से रिलेटेड। सो ई वे बिल अपन ने पढ़ा होगा कि अगर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन अगर 50,000 से ऊपर है तो आप लोगों को ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होता है। कोई सुन रहा है? ये Yes, sir. Yes, sir. प्रोविजन अगेन इंटर में इतना रेलेवेंट नहीं है बट फाइनल में बहुत रेलेवेंट है, ध्यान से समझना प्लीज। बराबर है। अब है ना, गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस डाली हुई है जहां पे एक GST नंबर वाला बंदा बार्ड हो जाएगा फ्रॉम फाइलिंग ऑफ ई वे बिल।
तो अगर आपने कोई ऑफेंसेस कमिट किया है जो लिस्टेड ऑफेंसेस ऑलरेडी लॉ के अंदर है, अगर आपने वो सब ऑफेंसेस कमिट किए हैं तो आप लोगों को ई वे बिल बनाना अलाउड ही नहीं है। तो आप ई वे बिल अपलोड करने जाओगे तो अपलोड ही नहीं होएगा। सो इधर क्वेश्चन क्या था कि अगर ई वे बिल कौन बना सकता है? सो ई वे बिल सप्लायर भी बना सकता है, रेसिपिएंट भी बना सकता है, ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। सो हु कैन जनरेट ई वे बिल? If the movement is by the supplier, e-way bill will be generated by the supplier. If the movement is by registered recipient, e-way bill will be uploaded by the registered recipient या तो ट्रांसपोर्टर, तीनों में से कोई भी ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। However, अगर नीरज का ई-वे बिल ब्लॉक हो गया है, कोई सुन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो नीरज अपना जीएसटी नंबर यूज करके ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। सो पहले रूल क्या था कि अगर नीरज का जीएसटी नंबर ब्लॉक हो गया है तो नीरज सप्लायर, रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर किसी भी तरह से ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता है। हाउएवर अभी रिलैक्सेशन दे दिया है और बोलता है कि अगर नीरज का जीएसटी नंबर ई-वे बिल के लिए ब्लॉक कर दिया है तो नीरज अगर एज अ सप्लायर ई-वे बिल बना रहा है तो वो नहीं जनरेट कर पाएगा। बट अगर नीरज एज अ रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल बना रहा है तो वो जनरेट कर सकता है। सो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स सप्लायर कर रहा है तो सप्लायर ई-वे बिल जनरेट करता है। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेसिपिएंट है तो रेसिपिएंट ई-वे बिल जनरेट करता है। और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो हमेशा रेसिपिएंट ई-वे बिल बनाएगा। सो सपोज मैं टीवी का डीलर हूं, मैं इंटर स्टेट में टीवी बेचता हूं, तो जब मैं टीवी बेचता हूं तो पहले टीवी खरीदूंगा फिर टीवी बेचूंगा। जब मैं टीवी खरीदूंगा तो मैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लेता हूं। तो अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उधर से जब गुड्स मेरे पास आता है तो ई-वे बिल मैं बनाता हूं। फिर मैं ये टीवी आगे जब बेचता हूं तो उसका जो आउटवर्ड सप्लाई है उसका भी ई-वे बिल मैं ही बनाता हूं। तो मेरे दो ट्रांजैक्शन है, एक बाइंग वाला ट्रांजैक्शन, एक सेलिंग वाला ट्रांजैक्शन। सेलिंग वाले में तो मैं सप्लायर हूं, मैं रजिस्टर्ड हूं, तो मुझे ही ई-वे बिल बनाना पड़ता है। जब मैं परचेस करता हूं तो परचेस पे ई-वे बिल सप्लायर को बनाना चाहिए, बट मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो मैं बनाता हूं एज अ रेसिपिएंट। अब मेरा ई-वे बिल जो नंबर है, जो जीएसटी नंबर है, वो ई-वे बिल के लिए ब्लॉक हो गया। अगर वो ब्लॉक हो गया तो जो मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं, जिसका मुझे ई-वे बिल बनाना चाहिए, अब मैं वो जनरेट नहीं कर पाऊंगा। बट जो मैं परचेस कर रहा हूं, जहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, और अगर मुझे ई-वे बिल बनाना है तो मैं वो जनरेट कर पाऊंगा। सो यहां पे वही बोला है, इन अदर वर्ड्स ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी इज ब्लॉक्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स of registered person who is not eligible for e-way bill generation as per rule 138E. E-way bill can be generated in respect of inward supply of the said registered person. So वापस से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज फटाफट आंसर बोलना। E-way bill Yes, can be sir. generated by the supplier or by the recipient or by the transporter. Correct? Transporter. Yes, sir. अगर रजिस्टर्ड सप्लायर मूवमेंट कर रहा है तो वो ई-वे बिल बनाएगा, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट मूवमेंट कर रहा है तो वो ई-वे बिल बनाएगा। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो हमेशा रेसिपिएंट ई-वे बिल बनाएगा। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ई-वे बिल अगर आप लोगों का ब्लॉक हो गया है, जीएसटी नंबर अगर आप लोगों का ब्लॉक हो गया है, तो ई-वे बिल आप लोग जनरेट नहीं कर सकते हो। पहले के रूल के हिसाब से आप एज अ सप्लायर और रेसिपिएंट कैसे भी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते थे। अभी वाला रूल बोलता है कि यू कैन जनरेट ई-वे बिल ओनली, सॉरी, यू कैन जनरेट ई-वे बिल एज अ रेसिपिएंट और Recipient. ट्रांसपोर्टर, एज अ सप्लायर आप नहीं कर पाओगे। Yes, sir. बराबर है? सो ये आप लोगों का इनवॉइस रिलेटिंग प्रोविजंस में जो अमेंडमेंट थे वो अपन ने किए। रिफंड वी विल डू एट द एंड। बराबर है? ओके ओके, दैट्स इट। बराबर है? सो मैं एक बार रिकैप दे रहा हूं, मैं डिफरेंट पार्ट्स में करा रहा हूं, आपको समझ जाएगा मैंने क्यों पार्ट्स में ब्रेकअप किया है। पहला अमेंडमेंट फटाफट बोलना अगर कोई लेक्चर सुन रहा है तो। फर्स्ट Yes, अमेंडमेंट sir. इज के एग्जेम्पशन रिलेटेड अमेंडमेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया बाय एयरक्राफ्ट और वेसल, पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है। करेक्ट? Yes, sir. Sir. सेकेंड अमेंडमेंट मेरे को बोलता है कि अगर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है किधर भी इंडिया के अंदर, और अगर उसका एक्सपेंडिचर 75% या उससे ज्यादा स्टेट, सेंटर या यूनियन टेरिटरी देता है, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम एग्जेम्प्ट हो गया। करेक्ट है? Yes, sir.
थर्ड एग्जेम्पशन जो अमेंडमेंट आया है, नया अमेंडमेंट, वो बोलता है कि ऑल इंडिया परमिट का जो लाइसेंस आपको मिलता है, तो आप जब उसका एप्लीकेशन फीस वो सब देते हो, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होएगा, करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट सर। एक एग्जेम्पशन डिलीट हो गया है। कौन सा एग्जेम्पशन डिलीट हो गया है? इंडियन रेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अगर सर्विस दे रहा है इंडियन रेलवे को एसेट लीजिंग का, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं है, वो अभी टैक्सेबल हो गया है। एग्जाम में पूछेगा तो टैक्सेबल लिख के आना। Yes, ओके sir. सर। रजिस्ट्रेशन में अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आप लोगों को एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मुझे नंबर वापस से चाहिए, तो वो रिवोकेशन का एप्लीकेशन आप 30 डेज में देते हो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। Cancellation. अब वो 30 डेज के बाद आपको एक्सटेंशन कितना मिलेगा उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं था, अब क्लैरिटी ऐड कर दिया है कि आप लोग मैक्सिमम 30 डेज का और एक्सटेंशन ले सकते हो बाय एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर, एंड फर्दर 30 डेज ले सकते हो बाय कमिश्नर। Yes, sir. इनवॉइस में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है 50 करोड़ के ऊपर B2B ट्रांजैक्शन में, जो पहले ही पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पे अमेंडमेंट भी है। बट उसमें किन लोगों को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है? तो उसमें SEZ यूनिट को एप्लीकेबल नहीं है, सिनेमेटोग्राफिक वाले को एप्लीकेबल नहीं है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के बिजनेस में है उन लोग को एप्लीकेबल नहीं है, बैंक्स एंड उन लोग को एप्लीकेबल नहीं है। इसमें नया ऐड हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी भी ई इनवॉइसिंग नहीं बना के देगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट ई वे बिल से रिलेटेड है। ई वे बिल जनरेट करने के लिए आप लोगों के पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर आप लोगों का जीएसटी नंबर फॉर ई वे बिल पर्पस ब्लॉक हो गया है, तो पहले आउटवर्ड इनवर्ड सब ब्लॉक हो जाता था, अभी सिर्फ आउटवर्ड पे ई वे बिल नहीं बन सकता है, इनवर्ड पे ई वे बिल आप बना सकते हो। बिकॉज लॉजिक है उसका, ई वे बिल एक्चुअली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए वो ब्लॉक चलेगा। बराबर है? Yes, sir. फाइन। अब ये जो सर्क्यूलर है, सर्क्यूलर नंबर 148/2021, एक मिनट देना मुझे।